हमारी जो टेस्ट सीरीज है विशेषकर आरओ एआरओ और उत्तराखंड पुलिस दरोगा को लेकर के जो हम जीएस की सीरीज ला रहे हैं। वैसे तो ये जीएस है, आपका हर जगह काम आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और उसके अलावा आपका जनरल साइंस के क्वेश्चनों को भी इस बार सम्मिलित किया है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिस भी पेपर को कराएगा ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जो जनरल साइंस है वो भी आपका पूछा जाएगा। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने उसके क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित कर लें। आप लोगों को कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लिंक भेज दो टेलीग्राम चैनल का, तो वो है आपका संजय देव क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल है। इसमें इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी पेपर की। उस पीडीएफ से पहले खुद सॉल्व कर लें। यहां मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यहां से उसका मिलान कर लें। मिलान करने से आपको आंसर की तो पता चल ही जाएगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये प्रश्न कैसे बना है। और दूसरी चीज, इस प्रश्न के उत्तरों को जो आपका सही तरीके से चूज करना है वो कैसे करना है। तो आप पूरा वो करिए, ये आपको निसंदेह दीर्घकालीन लाभ देंगे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि आप इनको पेपरों को बहुत सीरियसली करिएगा। इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपको पेपरों को करने की एक प्रैक्टिस हो जाती है। उस प्रैक्टिस से आप पेपरों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का है। ये पहला क्वेश्चन है, मलिक काफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? मलिक काफूर के आक्रमण, मलिक काफूर कौन था? जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था उसके दक्षिण अभियान का सेनापति रहा था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने जो दक्षिण अभियान किया था उसमें आपका देवगिरी एक महत्वपूर्ण आपका राज्य था जिसे उसने जीता था। देवगिरी है और उसके अलावा वारंगल है, उसके अलावा आपका जो होयसल है, मालवा है, उन सबको जीत करके लाया था। तो उसमें ये पूछ रहा है देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था राजा रामचंद्र देव। प्रताप रुद्र देव आपका पता है आपको, वारंगल का शासक था जिसने गोलकुंडा के खानों से इसे कोहिनूर हीरा भेंट किया था मलिक काफूर को। महलक देव आपका मालवा का शासक था और बल्लाल देव आपका होयसल वंश का शासक था। सभी को जीता था, लेकिन हमें पर्टिकुलर देवगिरी पूछा है तो देवगिरी का शासक राजा रामचंद्र देव था। विजयनगर काल में आए विदेशी यात्रियों का संबंधित शासकों से मिलान कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयनगर काल में ये विदेशी यात्री आए थे और वो किसके दरबार में आए थे वो दूसरी सूची में दिया है। तो पहली सूची में है आपका निकोलस कोंटी, अब्दुल रज्जाक, डिमोगोपायस और नूनीज। यहाँ कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, अच्युत राय और देवराय द्वितीय। तो इसमें मिलान करते समय हम ये देख लेते हैं सूची 1 और 2 में, जो मैं हर दिन आपको बताता हूं कि इसे कैसे मिलाते हैं। निकोलस कोंटी ए में है, आपको पता है इसका कौन आया था? निकोलस कोंटी देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज्जाक बी में कौन है? अब्दुल रज्जाक। तो इसमें कौन आया था? देवराय द्वितीय, यानी कि 4 हो जाएगा। डिमोगोपायस और बारबोसा 2 आए थे किसके काल में? कृष्णदेव राय के काल में। नूनीज आया था अच्युत देव राय के काल में। तो ये होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि डी सही आंसर है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं कर रहा हूं, इसमें आपको 4 के 4 पता नहीं होते हैं और ऑप्शन ऐसे बनाए गए होते हैं कि एक ही से पता चल जाता है। मान लो आपको सब पता नहीं है, आपको केवल इतना पता था कि कृष्णदेव राय के काल में आपका डिमोगोपायस आया था, ये आपको याद था। तो आपने देखा सी का 1 किस में है? सी का 1 किस में? इन दोनों में तो नहीं है, तो ये नहीं होंगे, और इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो सी वाले से ही सही हो जाता है। ये भी एक चूज करने का तरीका होता है। आपको एक पता है, आप उसको खेलिए, क्योंकि आपका एक अगर कहीं पर ऐसा ऑप्शन बना दिया है कि आपके एक से ही काम बन रहा है तो एक से भी बन जाता है। तो ये कूट वाले में ये एक बहुत बड़ी जीत हो जाती है। कई बार नहीं भी हो पाता है, 1 से 2 से भी नहीं हो पाता है, लेकिन कई बार आपके 1 से भी काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपको मान लो निकोलस कोंटी याद था कि देवराय प्रथम के काल में आया था, तो ए का आपका 2 किस किस में है ये आप देख लोगे, ए का 2। अब ए का 2 में है ना, तो वो दोनों तो नहीं हो सकते हैं। अब आपके लिए तुक्का लगाने के लिए भी 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। तो आपको एक ही पता था, तो आप इन दोनों में से एक मोटा मोटा अनुमान लगा करके एक को चूज कर सकते हैं। लेकिन 2 1 में आ गया है,
ये दो दो वाला, एक का दो वाला विकल्प दो जगहों पर आ गया है, तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन आपके लिए होगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं है, यानी कि आपके 50% सही होने की संभावना हो जाती है, जिसे हम तुक्का बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा गोवा को अपनी राजधानी बनाया गया था? गोवा, ठीक है, गोवा एक्चुअल में 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जीत लिया था, जो आपके आदिल शाही शासक थे, बीजापुर के शासक हुआ करते थे, आपका यूसुफ आदिल शाह, उनसे जीता था 1510 में। अल्बुकर्क ने जीता तो इसने था, लेकिन ये पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना 1530 में, और 1530 में राजधानी बनाते समय पुर्तगाल का शासक होता था नूनो द कुन्हा। तो इसने पूछा है कि पुर्तगालियों ने किसने जीता था, नहीं पूछा है, किसने राजधानी बनाया था पूछा है, तो इसका आंसर होगा नूनो द कुन्हा। तो ये इसका सही आंसर होगा, ये देखना है। अगला क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया था। तहजीब उल अखलाक, इसका मतलब होता है सभ्यता, मतलब आपके सभ्यता और सुसंस्कृति, समझ गया ना। अगर हिंदी में हम इसका अनुवाद लें तो ये जो आपके पत्रिका निकाली थी मुस्लिम धर्म सुधारक, यानी कि अलीगढ़ आंदोलन के जो आपके क्या थे, आपके पाइनियर थे, अलीगढ़ आंदोलन जिन्होंने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने आपका अलीगढ़ में एक तो आपका क्या मोमडन ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना 1920 में। एक साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की थी, जो मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए थे, अंधविश्वासों को छोड़ करके तर्कवाद की ओर, विज्ञानवाद की ओर जाने के लिए। तो इसी दौरान उन्होंने तहजीब उल अखलाक, वो है ये तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये चार आपके कार्य दिए हैं और उसके आगे ब्रिटिश गवर्नर दिए हैं, तो कौन सा सही नहीं है? पिंडारियों का दमन। पिंडारी आपके बहुत भयंकर आपकी लड़ाकू जनजाति थी, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में निवास करती थी, उनका दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, तो ये तो सही है। ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा मतलब ये डाकू होते थे जो आपके आते जाते राहगीरों को आपका लूटते थे और रुमाल से उनका गला घोट देते थे, उसको ठगी प्रथा कहा जाता था। इसे विलियम बेंटिक ने अंत किया, तो ये भी सही है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो शुरू हुआ था वो एलनबरो के काल में नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था, तो ये इसका सही आंसर है, क्यों ये सुमेलित नहीं है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था, तो ये भी इसका सही है। तो गलत हुआ ये, यानी कि मिलान इसका इससे नहीं हो रहा है। अगला, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत के 1919 सुधारों की जो भारतीयों के प्रतिभाग था, उसमें भारतीयों ने कितनी प्रगति कर रही है, इसकी जांच करने के लिए 10 साल में एक आयोग बनाना था। 1919 से 29 में बनाना था, लेकिन ब्रिटेन में सरकार बदल रही थी, तो उन्होंने 27 में ही बना दिया। तो साइमन, आपका जॉन साइमन इस आयोग के नेतृत्व करता थे, और 7 सदस्यीय पैनल था जो भारतीयों के भारत में किए गए सुधारों या कामों की समीक्षा करने वाला था, जिसके आधार पर आगे यह निर्णय होने वाला था कि भारतीयों ने सही काम करा है तो उन्हें आगे और भी सुविधाएं दी जाए, नहीं करा है तो फिलहाल अंग्रेजी चलाएंगे। तो पक्षपात करना था उन्होंने भारतीयों के लिए, रिपोर्ट कार्ड में चीजें खराब लिखनी थी ताकि भारतीयों को अंग्रेजों को कुछ देना ना पड़े, इसीलिए साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज बना दिए गए थे, जिनका भारत में बहुत भयंकर विरोध हुआ था। तो बन तो 1927 में गया था और भारत पहुंचा था ये 3 फरवरी 1928 के दिन। पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल हुई, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन को काला झंडा दिखाया गया। देश की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल इसी दिन हुई थी। लाला लाजपत राय को लाहौर में डंडे खाने पड़े थे, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और आपके गोविंद वल्लभ पंत को डंडे खाने पड़े थे, वो सब इसी काल की घटनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए, अब हम पॉलिटी में आ गए हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन मतदाता होते हैं? कौन कौन मतदाता होते हैं? देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य केवल विधानसभा, विधान मंडल नहीं, विधान सभा, और सभी निर्वाचित सदस्य, सभी कौन? निर्वाचित, बस
इसमें ना तो क्या सभी कौन होंगे, निर्वाचित सदस्य। इसमें लोकसभा में ना तो एंग्लो इंडियन वोट दे सकते हैं, ना राज्यसभा के वह सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर रखे हैं वो दे सकते हैं। और राज्य विधानसभा में जो भी आपके एंग्लो इंडियन वगैरह होते थे, अब तो खत्म हो गया, तो वो भी वोट नहीं दे सकते, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल के यानी कि राज्य के कौन, विधायक, एमएलए, एमएलसी नहीं, एमएलए, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इनसे मिलकर के बनता है। तो इसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद द्वितीय सदन होता है किसका, राज्य विधान मंडल का। तो ये नहीं होते, एमएलसी नहीं होते, इसके सदस्य क्या कहते हैं, एमएलसी। ये क्या कहलाते हैं, एमएलए तो भाग लेते हैं, एमएलसी नहीं लेते। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भाग नहीं लेते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका क्या होगा, 1, 2 और 4, कूट से कौन होगा, 1, 2 और 4, 3 नहीं होता, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह संविधान में आरंभ से थे, इसलिए मूल कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, इसलिए मूल कहलाते हैं। सरलता से संशोधित नहीं हो सकते, इसलिए मूल कहलाते हैं। मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है, इसलिए मूल अधिकार कहलाते हैं। तो इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है, यानी कि मानव होने के नाते उसके लिए होने जरूरी है, नहीं तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, इसीलिए मौलिक अधिकार है वो। मौलिक का मतलब जो इंसान की प्रवृत्ति है, यानी कि उसके प्राकृतिक जो आपके जीवन है उसके अनुरूप उसे जीवन जीने में उसकी सहायता करते हैं, तो उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो ये आपका इसका सही आंसर चौथा होगा। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किए गए धनेत्तर विधेयक को कितनी बार लौटा सकता है। धनेत्तर विधेयक मतलब धन विधेयक को तो लौटा ही नहीं सकता, क्योंकि धन विधेयक क्या संसद द्वारा पारित हो गया तो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि संसद में आता ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि उसी ने अनुमति दे रखी है, ले जाओ संसद में पास करो, तो फिर वो मना नहीं कर सकता है। तो धन विधेयक में तो होता ही नहीं है, धनेत्तर कह रहा है, यानी कि धन विधेयक से अतिरिक्त यदि कोई भी विधेयक है संसद ने पास कर दिया है और वो चला गया है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है। यदि पुनर्विचार के बाद संसद उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाने के लिए क्या है, बाध्य है, उसके बाद दोबारा वापस नहीं भेज सकता। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, यह है कथन। कारण है मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति। पहला देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना पद से नहीं हटाया, मतलब संविधान में जो व्यवस्था है उसके बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है ये, तो ए सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, क्या है जो आपका चुनाव आयोग और चुनाव से संबंधित भारत की उसमें इसका भी वर्णन है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। अब इसको क्योंकि लगा करके पढ़ो, देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना पद से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। तो ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये आपका ए ही सही हो गया। तारांकित प्रश्न की स्थिति में संबद्ध मंत्री द्वारा यदि संसद के पटल पर लोकसभा या राज्यसभा में कोई अतारांकित प्रश्न आपका किसी मंत्री से पूछा जाता है तो मंत्री का क्या उत्तरदायित्व है। यदि तारांकित होगा, तारा लगा है, स्टार लगा है, तो मंत्री को मौखिक उत्तर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला उस पर बहस करना चाहता है, उसके बदले में वो पूरक प्रश्न भी पूछेगा, कई चीजों को वहीं पर क्लियर कर लेगा। जबकि अतारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिनका मंत्री को संसद के पटल पर लिखित उत्तर देना होता है। तो उसमें लिखित दे दिया, आपने पूछा तो वो लिखित आपको पर्चा थमा देगा, तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने की कोई सुविधा नहीं होती। इसीलिए अतारांकित प्रश्न उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने तारांकित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सदन के पटल पर लिखित उत्तर दिया जाता है, सदन के पटल पर लिखित उत्तर दिया जाता है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार रहा है।
राज्य पुनर्गठन, यानी कि एक राज्य से दो राज्य बनाने के लिए राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें सबसे मुख्य आधार रहा है भारत में भाषाई। सबसे अधिक राज्यों का गठन भारत में भाषाई आधार पर हुआ है। विश्व में सबसे अधिक, अभी ज्योग्राफी आ गई है, विश्व में सबसे अधिक खारे पानी वाली झीलों में से एक वानगालू झील स्थित है। खारे पानी की जो सबसे हाईएस्ट खारापन जिनमें है दुनिया में वो मृत सागर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वानगालू झील ही आती है, क्योंकि इसकी थोड़ा बहुत घटते बढ़ते रहती है। कई बार तो इसमें आपके उससे भी ज्यादा दर्ज की गई है, मृत सागर से भी, डेड सी से भी ज्यादा आपकी लवणता दर्ज की गई है, लेकिन औसतन कम है उससे, क्योंकि मृत सागर ही दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। उसके बाद वानगलू का ही नंबर आता है, और ये वानगलू झील है तुर्की में, टर्की। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा यदि मुख के ऊपर जमा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मान लो यहां से जो लावा निकल रहा है, तो ये लावा यदि निकलते समय इसकी ग्रीवा मुख पे ही जमा हो जाए तो ऐसे जो आपका जमा हुआ, जो सील कर दे बिल्कुल इसके छिद्र को जहां से ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था, तो इस वाले भाग को कहा जाता है गुंबद। क्या बोलते हैं? गुंबद। यदि लावा यहीं पर मुख भाग पर जमा हो जाए तो उस आकृति को बोलते हैं गुंबद। लेकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइस सब इसी से बनती है, तो इसमें से ये गुंबद है। यदि समुद्र का घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, समुद्र का घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? घनत्व बढ़ेगा तो लवणता और गहराई कम हो जाएगी? नहीं, लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम हो जाती है। घनत्व कब बढ़ता है समुद्र का? जब उसमें खारापन बढ़े। लवणता तो बनेगी और गहराई कम होगी, क्योंकि जब आपका पानी का आयतन कम हो जाता है, पानी वाष्पीकृत होने लगता है, तो पानी का रेशियो आपके जो लवणता के लिए उत्तरदायी तत्व हैं उनकी अपेक्षा कम होने लगता है अनुपात में, तो वहां पर क्या होगा? पानी का स्तर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब घनत्व बढ़ेगा, लवणता बढ़ेगी और क्या होगा? गहराई कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? मिट्टी के संबंध में, मिट्टी की उत्पत्ति, कर हो गया है, मिट्टी की उत्पत्ति सैलों से होती है। मिट्टी की उत्पत्ति किससे होती है? सैलों से। बिल्कुल सही है, किसी न किसी सैल के विदीर्ण होने से ही मिट्टी की उत्पत्ति होगी। मिट्टी में खनिज पाए जाएंगे। सैल में यदि चूना होगा तो चूना खनिज होगा, जो भी खनिज हो, डोलामाइट होगा तो डोलामाइट होगा, जो भी खनिज होगा वो मिट्टी में होगा ही होगा। यह एक जैव पदार्थ है जिसमें ह्यूमस होता है। बिल्कुल होता है, मिट्टी में जो आपके जैविक सड़े गले अंश होते हैं जिन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं। हमने गोबर डाल रखा है या पेड़ पौधे के सड़े हुए पत्तियां, अंश जो भी मिट्टी में मिल जाते हैं उन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं। तो ये भी आपका मिट्टी का एक अवयव है। तो मिट्टी के लिए ये सभी तथ्य सही है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल उच्च लवणता युक्त सागर में विकसित होते हैं। ए स्टेटमेंट है और बी उसका कारण क्या है? लवणता युक्त जल में कैल्शियम की न्यूनता होती है। प्रवाल उच्च लवणता युक्त सागर में विकसित होते हैं, बिल्कुल गलत है। लवणता ज्यादा होगी तो प्रवाल पैदा ही नहीं होंगे, बहुत साफ पानी में भी नहीं और बहुत खारे पानी में भी, क्योंकि लवण जो आपका प्रवाल होता है, सिलेंटेराटा पापिल नामक जो जीव होता है, वो इतना संवेदनशील होता है कि अगर थोड़ा भी पानी गंदा हो तो भी मर जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो भी मर जाएगा, और पानी में लवणता बढ़ गई तो भी मर जाएगा। पानी ठंडा हो गया तो भी मर जाएगा, पानी बहुत अधिक आपका साफ हो गया तो भी मर जाएगा, पानी में लवणता कम होगी तो भी मर जाएगा। तो इसीलिए वो निश्चित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां लवणता कम होती है वहां पाए जाते हैं, औसत ताप यहाँ लगभग वर्ष भर बराबर रहता है वहां पाए जाते हैं, और यहाँ पर आपके नदियों द्वारा जहां सिल्ट कम ले जाई जाती है वहां पर पाए जाते हैं, तो इसी क्षेत्र में पनपते हैं। तो ये इसका गलत स्टेटमेंट है। लवणता युक्त जल में कैल्शियम की न्यूनता रहती है, ये बिल्कुल सही है। लवणता वाले जल में कैल्शियम कम होगा, क्योंकि वो प्रतिक्रिया करके उसे भी लवणों में बदलना शुरू कर देंगे। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। तो इसमें स्पष्टीकरण का तो सवाल ही नहीं होता जब स्टेटमेंट ही गलत हो गया है। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, ये इसका आंसर होना चाहिए। ए गलत है, आर सही है, यानी कि चौथा, डी इसका आंसर होगा। डी इसका आंसर होगा। ए सही है, ए गलत है, आर सही है। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
भारत में। दुनिया में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो लंदन में चली थी। भारत में जो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी वो आपके दमदम हवाई अड्डे से आपका जो कोलकाता आपका बंदरगाह है बजबज तक आपका इसको शुरू किया गया था 1984 में। तो ये भारत की पहली मेट्रो थी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो, फिर उसके बाद अन्य शहरों में मेट्रो शुरू हुआ, तो 1984। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू हुई थी? भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 में शुरू हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी का ही है ये भी। वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय हमने निकाल ली है और उस समय जो मार्केट में इस कीमतें हैं उनमें उस राष्ट्रीय आय में जो भी हमने उत्पाद और सेवाएं की हैं उनके मूल्य कन्वर्ट कर लेंगे, वही मूल्य क्या कहलाएंगे? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाएंगे। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो तात्कालिक मूल्य होगा उस पर उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे राष्ट्रीय आय को, तो वो क्या कहलाएगी? वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अगला, दुर्गापुर, भिलाई व राउरकेला संयंत्र किस योजना में स्थापित किए गए? ये भारत के क्या हैं? 3 के 3 संयंत्र आपके बड़े इस्पात संयंत्र हैं जो आरंभिक दौर में भारत सरकार ने स्थापित किए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास आपका प्राथमिकता में था, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, जल की सतह पर एक तैरती हुई सुई के तैरने का कारण क्या है? जल की, ये विज्ञान का क्वेश्चन है। जल की सतह पर तैरती हुई सुई के तैरने का कारण क्या होता है? मान लो ये जल है, यहां पर कोई सुई तैर रही है, तो इसके तैरने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव का मतलब कोई भी जो आपका द्रव होता है उसका एक गुण होता है कि वो अपना क्षेत्रफल कम से कम रखना चाहता है, फैलाव कम चाहता है। तो क्षेत्रफल कम रखने के कारण उसके कणों के बीच ससंजक बल जो होता है वो बहुत तीव्र हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर कोई चीज प्रवेश करने से विरोध करती है। अपने अंदर किसी भी चीज का प्रवेश करने से विरोध करती है वो। यदि वो विरोध वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु नहीं डूबेगी। तो सीधी सी बात है कि इसमें सुई इसलिए नहीं डूब पा रही है क्योंकि वो उस वस्तु के पृष्ठीय तनाव के कारण ऐसा होता है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक मतलब घरों को बिजली, आकाशीय बिजली से बचाने के लिए जो आपके क्या बनाए जाते हैं? तड़ित चालक लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा घरों के ऊपर एक इस तरीके का आपका छोटा सा खंभा लगा दिया जाता है ताकि आकाशीय बिजली अगर जाए तो वो घर में गिरने के बजाय ये इसे अवशोषित कर ले और इस तड़ित चालक से, इस आपके तड़ित चालक का जो पोल होता है इससे एक कॉपर की तार जोड़ी जाती है और नीचे कॉपर की प्लेट को धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। इसमें नमक और कोयले जैसी चीजें डाली जाती हैं जो आयनीकृत होती हैं, जिससे कि ये यहाँ से प्रवेश करने वाली जो बिजली है वो धरती में समा जाए और घर में किसी भी तरह से उपकरण या आग लगने का खतरा पैदा ना हो, तो उसे बोलते हैं तड़ित चालक। तो ये जो तड़ित चालक होता है यानी कि अर्थिंग की जाती है, तो इसमें जो ये तड़ित चालक लगाया जाता है ये होता है लोहे का, मोस्टली लोहे का ही होता है, लेकिन नीचे का तामझाम सारा कॉपर का किया जाता है। क्योंकि एक बार अगर लोहा में करंट आ जाए, कॉपर ऊपर लगा देंगे तो वो जबरदस्ती आएगा, इसीलिए ऊपर लगाई जाती है लोहे की छड़। अगर आ ही गया है लोहे में तो आसानी से जो आपका अच्छा कंडक्टर है कॉपर उसे धरती तक तीव्र गति से पास कर दे, इसलिए। तो इसमें आपका लोहा सही आंसर होगा तड़ित चालक। अगला क्वेश्चन है, अन्य पशुओं की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, बी संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, सी अत्यधिक विटामिन पाए जाते हैं और डी अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। अत्यधिक तो नहीं, ये भी है, विटामिन और प्रोटीन भी होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में, पर उसका सबसे ज्यादा स्वास्थ्यकर गुण होता है उसमें असंतृप्त वसीय अम्ल, मतलब जो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये न सिर्फ खुद शरीर में जमा तो नहीं होते हैं, बल्कि जो अन्य जमा आपके कोलेस्ट्रॉल है उन्हें भी कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए इनका जो तेल होता है मछली का वो बहुत लाभकर माना जाता है। इसीलिए मछली को अन्य जानवरों की तुलना में खाने में ज्यादा स्वास्थ्यकर माना जाता है, जबकि अन्य में आपका ये प्रोटीन वसा तो ये तो सब पाए जाते हैं परंतु गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ आपके चीजें दी हुई हैं तो इनका मिलान करना है।
एजोला क्या होता है? एनाबीना होता है। एजोला क्या है? एनाबीना। मटर, मटर क्या है बताओ? मटर में क्या पाया जाता है? दलहनी है तो इसमें राइजोबियम पाया जाएगा। एजिटोबैक्टर कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, ये भी सूक्ष्म जीव है। आर्किड किस में पाए जाते हैं? कवक मूल है ये। तो क्या हो गया? ये आपके जो जैविक खाद है, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो ए का 3, बी का क्या है? 1, सी का क्या है? 4 और डी का क्या है? 2। डी का 2। तो इसका सही आंसर हुआ क्या? ए, एजोला का एनाबीना। ए का 3, ए का 3 किसमें है? एक ही से मिल गया। देखो ये जो हमने मिलाया था, मैं जैसा बोल रहा हूं आपको कि कई कई बार एक ही से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ये 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो आपका पेपर है इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये पहुंच सके जिन लोगों के पास आपके खरीदने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि हमारे उसमें ये फ्री में पड़ा हुआ है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर ले और आपको ये बहुत हद तक मदद करेगा। जो आपका आने वाली परीक्षाएं हैं उन्हीं के हिसाब से बनाया गया है। खासकर लोक सेवा आयोग ने करानी है परीक्षाएं, इसमें दरोगा का पेपर भी है और आपका आरओ का पेपर भी है, आरओ का, और आपका एनटी और या फिर आप जिसे पीसीएफ सबऑर्डिनेट बोलते हो उसका पेपर भी है। तो उसमें आपकी काफी हद तक ये मदद कर सकते हैं।